अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो बच्चों, आज हम जो इस लेक्चर के अंदर, पिछले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें की थी जिनमें हमने वेक्टर्स कुछ डेफिनेशंस की थी, यूनिट वेक्टर की, नल वेक्टर की, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशंस की थी, ठीक है। और बल्कि मल्टीप्लिकेशन भी सीखी थी कि स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो चीज़ें जो हैं उनमें एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि जैसे मुझे याद आ गया है कि उसमें आपको मैंने कुछ चीज़ें बताने के लिए कहा था कि मैं आपको इक्वल वेक्टर में कुछ चीज़ें बताऊंगा। मतलब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि इक्वल वेक्टर की सूरत में, मतलब एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन है, और बी वेक्टर है, उसका ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। तो आप इन दो वेक्टर को बराबर कब कहेंगे, यानी ए विल बी इक्वल टू बी कैसे? इफ ए का मैग्नीट्यूड जो है बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो एंड डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शंस बराबर हो। तो इस सिचुएशन में, यानी ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन बराबर हो, तो ये वेक्टर जो है ये बराबर हो। लेकिन मैंने आपको कहा था ये सिचुएशन मैंने तब बताई है जबकि वेक्टर्स आपके पास जो हैं वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड फॉर्म, उसमें कंपोनेंट फॉर्म में होता है। मतलब ए वेक्टर को आप यूँ लिखते हैं, आप कहते हैं यूँ है, ए एक्स 3 डायमेंशनल वेक्टर है, तो आप लिखेंगे ए एक्स प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है ए, और इसी तरह 3 डायमेंशनल वेक्टर है बी, तो होगा बी एक्स आई हैट प्लस बी वाई जे हैट और बी जी के हैट। ये दो वेक्टर्स हैं बेटे, ये मैंने लिखे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब आप इनको बराबर कैसे कहेंगे? मतलब ए बराबर है बी के कब? इफ, कैसे? कि जब, याद रखने अब आपने कि ए एक्स बराबर हो बी एक्स के, ए वाई बराबर हो बी वाई के, और ए जी बराबर हो बी जी के। देखिए, इसका x और इसका x बराबर होने चाहिए। ये इनको कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यानी इसका भी x और इसका भी x कॉरस्पॉन्डिंग, यानी जो इसका वही उसका। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूं लिख दें कि ए एक्स जो है बी वाई के बराबर, ऐसा नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे कि ए एक्स बी एक्स के बराबर, ए वाई बी वाई के बराबर, ए जी बी जी के बराबर होगा। अगर ऐसा हो जाए तो अब ये तो मैग्नीट्यूड्स है ना कंपोनेंट्स के, तो ये बराबर हो जाएं तो वेक्टर जो है वो इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने उनके मैग्नीट्यूड की बात की थी और डायरेक्शन की भी बात की थी, यहाँ पर आपने उनकी डायरेक्शन की बात क्यों नहीं किया? सिर्फ आपने ए एक्स को बी एक्स के बराबर किया, यूँ क्यों नहीं किया कि इसका आई आई के बराबर? तो जो पहले ही पता है कि इसका आई आई के बराबर है, ये तो नजर आ रहा है, तो इसको बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये आई आई के बराबर है। भाई आई आई के बराबर ही होता है, जे जे के बराबर ही होता है, के बराबर ही होता है, इसलिए ये लिखने की जरूरत नहीं है। सो कंपोनेंट फॉर्म में सिर्फ आप यूं लिखेंगे। तो दो तरीके हैं इसको बताने के कि इक्वल वेक्टर कैसे होते हैं। आप पेपर में जब लिखें तो एक ज़हीन बच्चा जो है, जो पूरी बात लिखता है, वो ऐसे लिखेगा। पहले वो यूं लिखेगा, ये वाला बात करेगा, फिर वो ये वाला लिखेगा कि अगर यूं हो, इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, अगर ऐसा ऐसा है तो फिर ऐसे होगा, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे होगा। तो यूं आप पूरे का पूरा इक्वल वेक्टर की बात करेंगे। तो हम यूं कहेंगे कि टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। ठीक है जी। तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है ना वो इक्वल होंगे तो वेक्टर जो है वो इक्वल होंगे, अदरवाइज वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है कि दो वेक्टर जो हैं वो बराबर हो जाएं, ठीक है, कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर नहीं है तो वो बराबर हो जाए। मतलब इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी ली जा सकती हैं। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बता भी देता हूं कि ए इज अ वेक्टर। तो ए वेक्टर है और फर्स्ट करें ये वेक्टर है -3i प्लस 4j -5k। फर्स्ट करें, ये कोई मैंने वैसे एग्जांपल ले ली है वेक्टर की, ये एक वेक्टर है।
ए है। अब बी वेक्टर जो होना चाहिए, जो इसका इक्वल वेक्टर है बी वेक्टर, तो वो भी यही मतलब ये 3i इसका कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इसके बराबर होगा। ये कंपोनेंट 4 है, ये भी 4 होना चाहिए, और ये -5 है, ये भी -5 होना चाहिए, तब ये दोनों वेक्टर बराबर होंगे, अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। अगर कोई और इनमें कोई तब्दीली है, कुछ भी फर्क है, तो फिर ये बराबर नहीं होंगे। आज मैं यहीं पर आपको, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें आपको लास्ट टाइम पढ़ाई थी, यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और इक्वल वेक्टर, ये तो मैंने इक्वल वेक्टर आपको बता दिए हैं। यहीं से ये जो एग्जांपल है पर्टिकुलर वेक्टर दी, इनको कहते हैं जनरल वेक्टर। ये जो 2 मैंने एग्जांपल ही ना, ए बी वेक्टर, ये जनरल वेक्टर्स हैं। सी भी जनरल वेक्टर हो सकता है, इसी तरह लिखा जा सकता है, लेकिन दीज आर द स्पेसिफिक वेक्टर्स। इनके अंदर इनकी वैल्यूज, स्पेक्ट वैल्यूज हैं, -3, -3, 4, 4, -5, -5। सो ये पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, सो इसलिए इनको स्पेसिफिक वेक्टर्स कहते हैं। तो अब आप अगर इनमें से किसी वेक्टर का यानी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहिए, मतलब ए का यूनिट वेक्टर मैं निकालता हूं। देखें जरा, मैं आपको एक्सरसाइज के लिए देता हूं, ये आप अपने तौर पे करें भी, ठीक है जी। बल्कि मैं इनको करता हूं, मैं फिर आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर आपने खुद ही करनी है, वो चेक कर लीजिएगा। मैं निकालना चाहता हूं जी ए यूनिट वेक्टर निकालना चाहता हूं, नंबर 1 ये निकालना चाहता हूं। फिर मैं नल वेक्टर निकालना चाहता हूं, ए का नल वेक्टर निकालना चाहता हूं। इक्वल वेक्टर मैंने मालूम कर लिए हैं, पहले मैं ये निकालता हूं। इसके लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? एक तो मुझे वेक्टर ए चाहिए। ए वेक्टर क्या है? -3i हैट प्लस 4j हैट -5k हैट, ठीक है जी, यूं ये चाहिए। और इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि मुझे पता है ये वेक्टर है, मुझे पता है कि ए हैट जो है कैसे मालूम करेंगे? वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो मेरे पास है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। इसके कंपोनेंट का स्क्वायर ले लें। -3 इसका कंपोनेंट है, ये यूनिट वेक्टर, इसका स्क्वायर नहीं लेना, ये इसके कंपोनेंट का स्क्वायर ले लिया है। ये 4 है, इसका स्क्वायर ले लिया है, और प्लस ये -5 है, इसका स्क्वायर ले लिया है। इसको आप यूं भी लिखते हैं जिस तरह मैंने किया था उसी तरह, स्क्वायर द कंपोनेंट्स। ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है। ये जो प्लस है इसके अंदर मैंने नहीं लिखा, उसकी रीज़न ये है कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, माइनस शो करने की ज़रूरत होती है। तो ये उसके कंपोनेंट का स्क्वायर कर लिए, इनको ऐड कर ले और इनका अंडर रूट ले लें, तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। कैसे आएगा? -3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9, 4 का स्क्वायर क्या आएगा? 60, और 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। ये आ गया, और ये 7 अंडर रूट आ गया। तो 9 और 16 कितना होता है? ये 25 होता है, और ये 25 कितना हो गया? 50 अंडर रूट आ गया, 50 अंडर रूट आंसर आ गया। यानी ए मैग्नीट्यूड क्या आ गया है? 50। तो अगर वेक्टर को यानी यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो वेक्टर को -3i प्लस 4j -5k ये वेक्टर है। अगर इसको मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास उसकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये डायरेक्शन आ, इसको यूं भी लिख सकते हैं इसको यूं भी लिख सकते हैं अलग-अलग से भी, -3 ओवर अंडर रूट 50 आई हैट प्लस 4 ओवर अंडर रूट 50 जे हैट प्लस सॉरी यस नहीं बल्कि माइनस आएगा, यस दिस इज -5 ओवर अंडर रूट 50 के हैट, यस। सो इसको यूं भी लिखेंगे, यूं भी लिखेंगे, तो ये आपको यूनिट वेक्टर मालूम हो गया। अब जनाब बात आ गई है, यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया है, अब मैंने नल वेक्टर निकालना है। तो नल वेक्टर कैसे निकालेंगे? चले जी, ए आपके पास वेक्टर है और ये है -3i हैट प्लस 4j हैट -5k हैट, ये आपके पास वेक्टर है। अब आपने नल वेक्टर निकालना है, और नल वेक्टर कैसे निकलता है कि अगर आप ए वेक्टर को इसके नेगेटिव वेक्टर में ऐड करेंगे, यानी नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर इज एडेड इनटू द वेक्टर, यू विल गेट दी नल वेक्टर। यानी ए तो मेरे पास मौजूद है, -a नहीं है, इसका -a निकालना है। अब आप -a फाइंड आउट कर लें। -a कैसे निकालेंगे? ये माइनस है
ये अंदर वेक्टर, ये माइनस आ गया, अंदर वेक्टर लिख दिया मैंने ब्रैकेट लगा के, अंदर ये माइनस आई हैट माइनस 3 आई हैट प्लस 4 जे हैट माइनस 5 के हैट। तो इसको यूँ लिखेंगे, ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा आई हैट, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4j हैट, और ये माइनस प्लस हो जाएगा 5k हैट। सो दिस विल बी द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नाउ चेक, एक यहाँ पर एक बात चेक करने के बाद फिर चलते हैं। ये वेक्टर है ए और ये उसका नेगेटिव वेक्टर है। ये क्या है 3, ये क्या है -3, सॉरी ये -3 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -4 है, ये -5 है, ये +5 है। वो उलट है एक दूसरे के। ओहो, तो इसका मतलब ये है कि इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर आपने इसका नेगेटिव वेक्टर मालूम करना तो सिर्फ इनके साइन उलट कर दें, आपके पास नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। ये आपने बात याद रखनी है कि जब कभी भी आपने किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में मालूम करना हो, सिर्फ उसके कंपोनेंट का नेगेटिव ले लें, यानी उसके कंपोनेंट के साइन रिवर्स कर दें तो वो आपके पास नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। सो आप इसका नल वेक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए पहले आएगा जी, ए वेक्टर ये है -3i हैट प्लस 4j हैट -5k हैट is added to its negative vector। तो नेगेटिव क्या है 3i माइनस 4j प्लस 5k, तो ये उसका नेगेटिव है। अगर आप इनको वैसे देखें, ये माइनस प्लस के साथ, ये प्लस माइनस के साथ, ये माइनस प्लस के साथ, यू विल गेट द नल वेक्टर। इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वैसे काट दिया है आपको समझाने के लिए, काटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे लिख देंगे। दिस विल बी इक्वल टू दी नल वेक्टर एंड दिस इज द वे हाउ टू फाइंड आउट दी नल वेक्टर। ठीक है जी। तो इस तरह मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको चेक करने के लिए कि आप अपने आप को टेस्ट भी करें कि अगर आपके पास, मैं एक वेक्टर आपको देता हूँ डी वेक्टर। डी वेक्टर है जी आपके पास 9i माइनस 2j माइनस 7k। दिस इज द वेक्टर। अब डी वेक्टर है ये, आपने क्या क्या मालूम करना है? एक तो आपने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है जी, चेक करें अपने आप को, जरूर चेक करें। फिर आपने इसका नल वेक्टर निकालना है कि आप नल वेक्टर यहाँ से कैसे निकालेंगे। इससे दो चीज़ें ज़रूर चेक करें। ठीक है जी। तो आप अपने आप को, आपको पता चल जाएगा कि नल वेक्टर मालूम करने का तरीका क्या है और फिर यूनिट वेक्टर मालूम करने का तरीका क्या है। तो इस तरह हम ये निकाल लेंगे। चले, इसके ऊपर अब इतना ही, मैंने खासा टाइम इसके ऊपर लगा दिया है और आपको एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। ठीक है जी। इससे अगला जो हमारा असल में आज हमने इसका जो नेक्स्ट टॉपिक था वो पढ़ना था, और वो है बड़ा सिंपल सा है, टॉपिक है, आपने इसको मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, तो इसको समझने में आपको दिक्कत मेरे ख्याल में नहीं होगी। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है। चले, इसको पहले ख़त्म करते हैं। ये तो हमारा इक्वल वेक्टर वाली बात जो है और हो गई है ख़त्म, हमने इसको कर दिया है। ले जी बेटे, ये इस तरह के बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इक्वल वेक्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, तो जब तक आप पूरा नहीं करेंगे ना तो ये आपको नंबर वो पूरे नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि ये मुकाबले का इम्तहान होता है। तो इसमें आपने जितनी यानी कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन आप करेंगे उतना बेहतर होगा। देखिए, ये ना हो कि आप सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए लंबा करते चले जाएं, ये भी गलत है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक चीज़ को इतना बड़ा कर दें कि आप उसके ऊपर सारा टाइम लगा दें, दूसरी चीज़ों के टाइम कंज्यूमर, फिर भी नंबर नहीं आएंगे, नंबर कट जाएंगे। ज़ाहिर है आप चीज़ें पूरी नहीं करेंगे तो नंबर नहीं आएंगे। इसलिए मुफस्सल लिखते हैं, मुफस्सल जामे। ठीक है जी, सॉरी, मुफस्सल का तफसीली होता है और जामे का होता है कि आप उसको बड़ा कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें। मुफस्सल नहीं लिखना, कम्पैक्ट, यानी जिसको हम कहते हैं कि आपने बड़ा प्रिसाइज लिखना है, पूरा लिखना है, ना कम लिखना है ना ज़्यादा लिखना है। तो इस तरह करेंगे तो आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। एफएससी क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटे, ये मुश्किल नहीं है, ये मेहनती लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। और वो लोग जो अपने आप को नालायक कहते हैं कि हम तो यार ये नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ जानबूझ के अपने आप को नालायक कह देते हैं। बेटे, इस कायनात में कोई नालायक नहीं होता।
ये खुद अपने ऊपर एक बंदा सवार कर लेता चीज़ को और कहता है कि मैं नालायक हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में दुनिया में। न्यूटन है और वो बेचारा भी इसी तरह था, लेकिन बाद में इतना बड़ा साइंटिस्ट बना है। दुनिया में 2 मशहूर साइंटिस्ट हैं सर्वे के मुताबिक। सबसे ज़्यादा दुनिया में मशहूर न्यूटन है और उसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर आइंस्टाइन है। ठीक है, बाकी सारे बाद में आते हैं। तो ये मशहूर, ये कोई इतने पहली क्लास से ही कोई फर्स्ट आने वाले बच्चे नहीं थे। सिर्फ मेहनत की, जब आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया है तब इस्तेमाल होगा। जब भी आप इस्तेमाल करना चाहें ये दिमाग इस्तेमाल होता है भाई। ये सिर्फ आपको करना नहीं आता, वो एक अलग बात है। अगर आपको इस्तेमाल ही नहीं करना आता तो फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बच्चों अपना ख्याल रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, चीज़ों को बार बार सीखें, बार बार इस लेक्चर को जहाँ पर समझ नहीं आती है इसको बार बार देखें तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो समझते रहिए, घर रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।